अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? टारगेट, स्टॉप लॉस, सेटअप, मार्केट साइकोलॉजी, चार्ट रीडिंग, क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी या इन सब से अलग कुछ और भी है? इसी चीज़ को यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। देखो, एक ट्रेडर की अगर बात करें, तो इनमें से किसी भी पोर्शन को इग्नोर करके वो ट्रेडिंग में कंटिन्यू सस्टेन नहीं कर सकता। इवन देखा जाए तो कुछ इसमें से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और वो मार्केट का सबसे बड़ा एरिया कवर करते हैं। उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि किस चीज़ को कितना लेके चलना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने एक चीज़ देखा है कि बहुत सारे लोग एक बहुत अच्छे सेटअप के पीछे भागते रहते हैं और सिर्फ सेटअप के पीछे भाग के आप हो सकता है कुछ ट्रेड अच्छे बना ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये इतना काम करता हुआ आपको दिखेगा नहीं। सो लेट मी क्लियर इट इन दिस टॉपिक। इसको पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे कि किस पोर्शन का कितना वेटेज होता है और कैसे हम इसे लेके और समझ के चल सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, अगर आप किसी एक पहलू पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और बाकियों को इग्नोर करके चल रहे हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप एग्जैक्टली गलती कर कहाँ पे रहे हो। लेट मी क्लियर इट, लेट स्टार्ट द वीडियो। सो हम सबसे पहले आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, एक अच्छा सेटअप। ठीक है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी, ठीक है, मार्केट का एक अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक है, ये देखो, एक अच्छा सेटअप मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली मार्केट में देखा जाए तो हज़ारों तरीक़ों से लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन कोई एक भी बंदा सारे तरीके को यूज़ नहीं कर रहा। सब अलग अलग तरीके से पैसा बना रहे हैं। जैसे एक ही मार्केट में कोई कॉल में कमाता है, कोई पुट में कमाता है, अपना अपना तरीका। कहने का मतलब इतना है, आपके लिए जो चल रहा है करो, और हर ट्रेडर अलग अलग तरीके से पैसा कमाता है। सो क्या होता है, मल्टीपल जो स्ट्रैटेजीज मार्केट में है, हर ट्रेडर के लिए सारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। तो एक ट्रेडर क्या करता है, स्टार्टिंग में तो उसको खुद कुछ नहीं पता होता कि एग्जैक्टली उसके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। तो वो सारी स्ट्रैटेजी को सुनेगा, सीखेगा, मार्केट में अप्लाई करता है। देन उसको समझ आता है कि मान लिया उसने अगर 10 स्ट्रैटेजी देखी है, तो उसको समझ आता है कि यार ये 3 और 4 स्ट्रैटेजी जो है ना, मतलब 10 में से 6 तो कुछ खास नहीं दिख रही, लेकिन ये 3-4 जो है ये काम की लग रही है, या इनमें से 2 जो है वो काम की लग रही है। जितना भी जो उसको ईजी लगता है उसको वो अपनाने का ट्राई करता है। और ये स्ट्रैटेजी जो है ना, आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। जैसे मार्केट में कुछ लोग सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहे हैं, वो कंटिन्यू स्कैल्पिंग कर रहे हैं। मार्केट मूव है तो भी स्कैल्पिंग करेंगे, मार्केट वॉलेटाइल है तो भी स्कैल्पिंग करें। उनको बस स्कैल्पिंग से मतलब है, बाकी उनको मार्केट से ज़्यादा लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी उनको पसंद आती है, मतलब वो रोज ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मूव आएगा तो उसको पकड़ने का वो ट्राई करते हैं। उनको मार्केट में ज़्यादा स्कैल्पिंग करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत करेंगे, अदरवाइज वो मेन फोकस, मेन पैसा उनका बनेगा जब मार्केट मूव करती है। ठीक है, इसको कहते हैं कि आप विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, आप किस तरीके के ट्रेडर हैं, किस तरीके के इंसान हैं। इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप मान लिया किसी दिन स्कैल्पिंग करके हट चुके हो, उस दिन बड़ा मूव आता है तो बैठ के अफसोस होता है कि यार आज तो मूव छूट गया। ठीक है, तो अगर आपका ध्यान मूव पे है तो मूव वाले सेटअप को फॉलो करो, स्कैल्पिंग पे है तो स्कैल्पिंग को फॉलो करो। जिधर फॉलो करोगे वैसा ही आपको समझ आने लगेगा मार्केट, कि आपको मार्केट में किस टाइप की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। ये धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ट्रेडर जो है ना, अपने टाइप के अनुसार ये चुनता है कि उसको कौन सी स्ट्रैटेजी जो है उसके लिए सही है और कौन सी नहीं है, उसके अनुसार। सो ये कुछ ऐसे काम करता है, जैसे देखो, कोई स्ट्रैटेजी हो सकता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और हो सकता है आपके लिए नहीं बेनिफिशियल हो। कैसे? मान लिया मैं किसी मोमेंटम वाले स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही हूँ और मैंने आपको बताया, लेकिन वो रोज़ तो नहीं करेगी ना, रोज़ मूव नहीं होता, रोज़ स्कैल्पिंग हो सकती है। तो अगर उस स्ट्रैटेजी को मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है कि उसको मुझे कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है, और सामने वाला जो उसको सीधा लेके अप्लाई कर लेगा उसके लिए लॉस मेकिंग हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम किसी की स्ट्रैटेजी सुनते हैं यूट्यूब पे कहीं पे भी, तो उसको पर्सनल एक्सपीरियंस में लाने के लिए थोड़ा सा मार्केट में बैक टेस्ट करके देखना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ समझ लो, स्ट्रैटेजी के साथ जब तक मार्केट का एक्सपीरियंस ऐड नहीं होता,
वो पूरी तरीके से काम नहीं करती। ये कुछ ऐसा है कि जैसे, और एक बात और यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि हम किसी एक के पीछे भागें या 2-3 स्ट्रैटेजी को समझें। 2-3 समझना ज़रूरी होता है। कारण देखो, अगर मार्केट सेलिंग में है तो बाइंग वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, बाइंग में है तो सेलिंग वाली काम नहीं करेगी, वोलाटाइल है तो उसके लिए कुछ और चाहिए। तो मार्केट का ये पैटर्न है और साइडवेज है, उसके लिए तो आपको बचना आना चाहिए, बस इतना कहूँगे। सो ये जो मार्केट के पैटर्न्स हैं, जिसमें मार्केट इस तरीके के रंग है मार्केट के, ऐसा कह सकते हैं, तो इसमें हम सिर्फ एक तरीके से मार्केट को हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इन चीज़ों को सीखना होता है, कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ मार्केट से दूर रहना है। ये हर एक चीज़ कैसे सेटअप में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पता चलती है कि पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, वो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर मार्केट का एक्सपीरियंस ऐड नहीं होता है तो वो आपको नहीं समझ आएगा कि वो कब काम करेगी, कब नहीं करेगी। इसीलिए कोई भी स्ट्रैटेजी सुनते ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले उसको देखो, चार्ट्स पे अप्लाई करो, कब काम करता है, नहीं करता है, कहाँ एंट्री बनती है, कहाँ एग्जिट होता है, और किस मार्केट में किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ आती है भाई मार्केट का एक्सपीरियंस। अब ये क्या चीज़ होती है मार्केट का एक्सपीरियंस? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं कुछ कहूँ तो वो होता है मार्केट का एक्सपीरियंस। कैसे? एक तो मैंने स्ट्रैटेजी में बता दी, दूसरा देखो, मार्केट में अगर जो बंदा 2 से 3 साल गुजार लिया, वो ये कहेगा कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं अपनी एक बात कहती हूँ, शुरुआत के जो 2 साल थे उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब अगर ट्रेडिंग में देखा जाए तो जितने साल भी मैंने, जैसे देखा जाए तो मैं 8 साल से लगभग ट्रेडिंग कर रही हूँ, अभी 8 साल पूरा हुआ है। उस 8 साल में स्टार्टिंग के जो मेरे 2 साल थे उसको मैं कोई एक्सपीरियंस मान के नहीं चलती हूँ। उसमें मुझे बस इतना पता है कि मैंने लॉसेस किए हैं, मैंने गलतियाँ की हैं, बस। लेकिन इसको ऐसे पूरी तरीके से कैसे नकार सकते हैं कि 2 साल कोई ट्रेडिंग करे और उसको मार्केट का कोई एक्सपीरियंस ना हो? ऐसा होता है क्या? देखो, अगर मार्केट में मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया, पैसे ऐड किए, सिर्फ हम बाय कर रहे हैं और हम सेल कर रहे हैं, और प्रॉफिट आ रहा है, ओके, लॉस हो रहा है, ओके, दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, चल रहा है, ये आप एक्सपीरियंस में काउंट करोगे क्या? या एक्सपीरियंस में ये काउंट करोगे कि आपने 1-2 साल में कितने लॉसेस किए? ये सब एक्सपीरियंस होता है क्या? ये सब गलतियां हैं सिर्फ। क्यों हुई, कैसे हुई, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि पीएनएल में इतना लॉस है। दिस वन इज नॉट कॉल्ड मार्केट का एक्सपीरियंस। तो मार्केट का एक्सपीरियंस होता क्या है भाई? क्या होता है मार्केट का एक्सपीरियंस? और 2 साल बाद ही मैंने मार्केट का एक्सपीरियंस लेना शुरू किया था। एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, आप एक्सपीरियंस वर्ड से, मार्केट छोड़ो, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। बाइक तो सब लोग चलाते हैं ना, ज़्यादातर लोग इंडिया में, ज़्यादातर लोग बाइक तो ज़रूर चलाते हैं, साइकिल तो सबने चलाई होगी। जब स्टार्टिंग में बाइक चलाते हो तो एक दिक्कत क्या होती है, क्लच की वजह से आपका बार बार जो है ना बाइक बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लच आप बैलेंस नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आता, बार बार बंद होती है। जब तक ऑब्जर्व नहीं करते हो बंद होती रहती है। फिर आप किसी एक्सपीरियंस, जिसने जो चला रहा है ठीक ठाक, उससे पूछते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी बाइक के साथ। जब स्टार्टिंग में, जैसे मैंने पहले दिन जब बाइक चलाई थी, बार बंद हो जा रही थी, सुबह से शाम हो गई, उसका वो पैटर्न छूट ही नहीं रहा, ठीक है। जब भी कहीं होता है ना कि ऊंचा नीचा रास्ता आता है, वो बंद हो जाती थी। तो सामने वाला आपको ये बताता है कि भाई ये जो है ना, क्लच का बैलेंस करना यहाँ ज़रूरी है, इसीलिए बार बार बंद होती है। फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हो और उससे पूछते हो कि इसमें बैलेंस मतलब एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, वो ठीक हो जाती है चीज़। तो इस छोटे से जो एग्जाम्पल है उसमें क्या समझ में आता है कि मैंने एक अपनी मिस्टेक, अपनी एक गलती को ऑब्जर्व किया जो बार बार हो रही थी। उस गलती को मैंने देखा कि हाँ ये गलती हो रही है, पर समझ नहीं आ रहा था सही क्या है। तो मैंने एक मुझसे जो ज़्यादा सीनियर है उनसे पूछा, और वो चीज़ उन्होंने अपने पैटर्न में बताई कि ये इस तरीके से काम करता है और ये चीज़ ठीक होगी। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना। अब आते हैं स्टॉक मार्केट। भाई बाइक चलाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मार्केट को चलाना,
ठीक है। अब ये एग्जांपल से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मार्केट में देखोगे तो सेम गलती सालों साल चलती रहती है, पूरे साल चलती रहती है, और हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते, हम इसको एनालाइज नहीं करते, जिसकी वजह से ये एकदम उसी पैटर्न में चलती रहती है। अब इसकी वजह से एग्जैक्टली आपके साथ क्या होता है कि गलती देखो तब तक ठीक नहीं होती जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाए, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि एग्जैक्टली आप क्या गलती कर रहे हो। और अगर आपने अपनी गलती को बस ऑब्जर्वेशन में लाया ना कि मुझसे ये गलती हो रही है, तो समझो कि आधी वो चीज़ ठीक हो चुकी है, बाकी आधी आप रूल लगा के और बाकी चीज़ें करके ठीक कर सकते हो। लेकिन जब तक पहले पहले देखो तो सही कि गलती कहाँ हो रही है। जैसे मार्केट में हर ट्रेडर अलग अलग तरीके से लॉस कर रहा है, कुछ सिमिलर चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन जो लोग कंटिन्यू एक ही गलती कर रहे हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग को ही ले लो, तो ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी गलती है जो बार बार हम करते रहते हैं जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते कि आखिर हम किस वजह से ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग के रीजंस होते हैं। ओवर ट्रेडिंग जैसे इमोशन की वजह से, मेन तो इमोशनल डिसीजन ही हो जाता है ओवर ट्रेडिंग में, और उसकी वजह से हमें बार बार हम सेम चीज़ रिपीट करते रहते हैं, हमें लगता है ठीक होता है, बट इट्स नॉट ए थिंग। ठीक है। सो एक्सपीरियंस मार्केट का कब आता है, जब हम एक जगह पे खुद को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम ये सोचते हैं नहीं ये चीज़ ऐसे तो ठीक नहीं होगी, फिर हम अपने ट्रेड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। इवनिंग में मैं ये जो कहती हूँ ना कि एनालाइज करना शुरू करते हैं। जब एनालाइज करना शुरू करते हैं तो हमारी गलतियाँ हमारे सामने आती हैं कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है। और जितना जब ये शुरुआत होती है ना, जब ये थॉट आपके अंदर आया, तो समझो कि आपने मार्केट्स का एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिया। एक्सपीरियंस क्या है, मैंने कोई गलती की, उसको सुधारा, उससे जो सीखा, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। ठीक है। अपनी ही गलतियों से सीखा या किसी और की गलतियों से सीखा, और वो सीखी हुई चीज़ काम आ रही है, वो आता है आपके एक्सपीरियंस में। तो देखा जाए तो इस तरीके से मार्केट में एक्सपीरियंस काम आता है। ठीक है। अब बारी ये आती है, जो सारी चीज़ें हैं, मार्केट का एक्सपीरियंस या बहुत अच्छा सेटअप, बहुत अच्छा मैं नहीं कह रही, सेटअप होता है भाई। अगर कोई बड़े मूव वाला सेटअप है तो वैसा काम करेगा, कोई स्कैल्पिंग वाला सेटअप है तो वैसा काम करेगा। सेटअप होता है, ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत बुरा होता है। ठीक है। हमारा क्या पैटर्न है उसके अनुसार हम एक सेटअप चूज़ करते हैं। लेकिन ये जो मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस है, जो, और एक चीज़ और, एक्सपीरियंस में एक चीज़ और, एक चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो मिस करते रह जाओगे, मार्केट को समझ नहीं पाओगे। वो मैं हमेशा जो कहती हूँ कि लाइव मार्केट में मार्केट को देखो, एक दिन ऐसा है जो ट्रेड मत करो, मार्केट को देखो, आपको काफ़ी अलग दिखेगा। आप पीएनएल से दूर रहोगे और मार्केट को ऑब्जर्व कर पाते हो, सिंपल चीज़। सो ये जो पूरा हिस्सा होता है जिसमें हम सेटअप या स्ट्रैटेजी या मार्केट का एक्सपीरियंस, मार्केट, ये सब चीज़ें लेके चलते हैं, ये सब कितना पोर्शन कवर करती है एग्जैक्टली अगर मैं ट्रेडिंग को 100% लेके चलूँ। जैसे होता है ना कि स्कूल में 100% मार्क्स होता है, इसमें आप 94 लाओ, 95 लाओ, तो अगर मैं एक ट्रेडिंग को या एक ट्रेडर को, एक ट्रेड को 100% दूँ, ठीक है, तो उसका देखा जाए तो एक सेटअप या मार्केट एक्सपीरियंस, ये सब कुछ जो है ना सिर्फ 10% आता है। 100% में से 10%, या यूँ समझो कि आपको अगर ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी में ग्रो करना है या आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं अगर, तो समझो कि आपने सिर्फ 10% हिस्से को कवर किया है। ये बेस है एग्जैक्टली लेकिन ये है 10% ही। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग जब बनती है तो उसका जो बेसमेंट बनता है ना, ये बेसमेंट होता है ट्रेडिंग का, ऐसा समझ लो। आप बिना सेटअप के, बिना मार्केट एक्सपीरियंस के आगे बढ़ भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप इसके साथ ही बहुत आगे बढ़ सकते हो। ये भी समझो, ये पूरी तरीके से मार्केट में काम नहीं करता, तो और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सो ये पूरा हिस्सा आता है सिर्फ 10% में, अभी 90% बाकी है। मतलब आप अगर बहुत अच्छे सेटअप में हो या बहुत अच्छा मार्केट का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल मार्केट में गुजार भी चुके हो, बट स्टिल आप सिर्फ उस हिस्से पे खड़े हो जिसको कहते हैं कि मार्केट का ये सिर्फ 10% है। ठीक है, 90% अभी पेंडिंग है। अब देखो, अब इसमें एंटर होती है दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ है भाई कैपिटल। कैपिटल बड़ा छोटा की बात नहीं कर रही हूँ,
कैपिटल में एग्जैक्टली कैपिटल पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, इसमें फोकस करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। अब भाई ये रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है, क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? कई लोग इसको बस इतना एक छोटे से दायरे में लेके चलते हैं, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, वॉट एवर। इतना ही होता है क्या रिस्क मैनेजमेंट कि मैंने एक अमाउंट लिया बिकॉज ऑफ इसको यानी किसी भी कैपिटल में रख सकते हैं, मैंने एक अमाउंट लिया, उस पर 1:1 वाला स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ या 1:2, या पहले तो देखो 1:1 इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हो फिर आगे चलूँगी। काम नहीं करता है, डजन वर्क। आप ब्रोकरेज को कहाँ लेके जाओगे? अगर 10,000 कमा के 10,000 गंवा रहे हो तो ब्रोकरेज कहाँ जाएगा? ब्रोकरेज को इग्नोर नहीं कर सकते, इट डजन वर्क। 1:2 थोड़ा बहुत ठीक है बट ये इतना खास है नहीं। अगर आप 1:3 या 1:4 अगर आप सेटअप यूज़ कर ऑसम है, ये ठीक है, ये चलता है। ऐसे अगर एक दो बार मेरा एसएल भी चला जाए और एक टारगेट मिल जाए तो दोनों कवर है, और 2 टारगेट मिल जाए तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक ठाक। तो ये ऐसे काम करता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो वर्ड होता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं रिस्क को पकड़ूं और यहाँ पे सिर्फ ये मतलब होता है कि मैं एक रेशियो रखूं कि मेरा इतना प्रॉफिट होना चाहिए या इतना लॉस होना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेशन में नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, इस बात को समझते हैं। अभी देखो, लेट्स से कोई 1:4 का बहुत अच्छा सेटअप यूज़ कर रहा है। देखो रिस्क मैनेजमेंट कहाँ कहाँ वर्क करता है। आप अगर एक रॉन्ग ट्रेड से बचते हो, एक गलत ट्रेड से बचते हो, तो समझो कि आप रिस्क मैनेज कर रहे हो, ठीक है। एक राइट ट्रेड को राइट टाइम पे लेके अगर आप होल्ड करते हो तो भी वो रिस्क मैनेजमेंट है, बिकॉज रॉन्ग ट्रेड में एंटर नहीं लेने से आप अपने लॉसेस को बचाते हो। आप कैपिटल एक तरह, देखो सारा इंटेंशन कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं उसका मेन टारगेट कहाँ है? कैपिटल। कैपिटल बचाना और कैपिटल को बढ़ाना, ठीक है। सो रॉन्ग ट्रेड से बचना भी रिस्क मैनेजमेंट होता है, राइट ट्रेड को होल्ड करना भी रिस्क मैनेजमेंट होता है। मैं इसको थोड़ा सा और डीपली क्लियर करके बताती हूँ। देखो चलो मान लिया यहीं पे ले लो, एक जगह है, ये एंट्री पॉइंट है और ये टारगेट पॉइंट है, ठीक है। दिस वन इज टारगेट पॉइंट। यहाँ पे एंट्री लेके और यहाँ मान लिया ये जो टारगेट है 1:4 वाला काम चल रहा है, इधर एक एसएल है, ठीक है। 1:4 का हम एक टारगेट यहाँ से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेके, ओके। सेम चीज़ अगर ये टारगेट है और ये पूरा मतलब ये टारगेट है और ये एंट्री है और यहाँ पे अगर एसएल है, मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, ठीक है, एंट्री यहाँ पे कर दूँ बस, क्या यहाँ से यहाँ पे ये वाला ट्रेड सेम तरीके से सेम स्ट्रैटेजी से 1:4 का ट्रेड मैनेज कर पाएगा? बिकॉज ये एंट्री लेट हुई है, नहीं मैनेज कर पाएगा। तो 1:4 का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप कहीं भी ले लो और 1:4 सोच लो या 1:5 सोच लो। आप एक परफेक्ट एंट्री को मिस करके इस रेशियो तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ 1:4 डिसाइड करने से नहीं होता या 1:5 डिसाइड करने से नहीं होता है। मतलब सारा ये है कि आप ये जो मैनेजमेंट है इसके लिए एंट्री कहाँ ले रहे हो। बिकॉज देखो एक बात कहती हूँ, यहाँ से यहाँ अगर ये ट्रेड 100 पॉइंट का मूव कर रहा है तो बीच में जो आया, अगर मान लिया ये 50 से निकला और ये बीच में 70 है, तो ये 50 वाला जो 100 तक जा रहा है और 70 वाला 100 तक जा रहा है, सेम ट्रेड है लेकिन दोनों का प्रॉफिट काफ़ी अलग होगा ना। तो 1:4 हर एंट्री पे मैं कहीं भी एंट्री लूँ, एक थॉट शुरुआत में आ जाती है ट्रेडर्स में कि मुझे तो 1:4 चाहिए या 1:3 चाहिए। अब भाई उसके लिए एंट्री भी तो सही टाइम पे चाहिए। यहाँ एंट्री लेके 1:4 कैसे मैनेज करोगे? यहाँ एंट्री लेने के बाद ये सही जगह थी, यहाँ एंट्री लेने के बाद ये मैनेज हो सकता है। यानी कहने का ये मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ 1:4 या 5 डिसाइड करने से नहीं होता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि आप कहाँ पर एंट्री ले रहे हो, डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब दूसरी चीज़ समझो, यहाँ पे ये टारगेट है, ये एंट्री है और यहाँ पे ये एसएल है।
ठीक है, वही वाली चीज़ समझते हैं कि यहाँ से आप बेस से अगर एंट्री लेते हो तो 1:4 मैनेज कर सकते हो, या 3 मैनेज कर सकते हो, 2 मैनेज कर सकते हो, 5, कुछ भी जो आप सोच रहे हो मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये ट्रेड मेरे हाथ से निकल गया, यहाँ आ गया। अब मुझे यहाँ कहीं न कहीं एक ख़्याल आता है कि यार इतना तो छूट गया। लेकिन अगर मैं यहाँ एंट्री लूँ, क्या मेरा 1:4 या 5 या 1:1 भी मैनेज होगा क्या? अगर टारगेट के बाद यहाँ ऑलरेडी मार्केट आ चुका है, एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। और वैसे भी देखा जाए तो ये जो सेल्फ डाउट की वजह से आप परफेक्ट टाइम पे एंट्री नहीं ले पाते हो, ये आपका रिस्क रिवार्ड कुछ भी मैनेज होने नहीं देगा। इवन आपका उल्टा चलने लगेगा। हो सकता है 1:4 यानी एक एसएल की जगह 4 टारगेट, 1:4 मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि 2000 एसएल है तो इसका 8000 टारगेट है। इसका उल्टा चलेगा, 8000 एसएल होगा और 2000 टारगेट होगा, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एंट्री। तो रिस्क मैनेजमेंट ये भी आपको कहता है कि आपको जब आपका सेटअप अलाउ कर रहा है आप एंट्री लें, नहीं अलाउ कर रहा है एंट्री मत लें, रॉन्ग ट्रेड से बचें। ऑल आर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्यों मैनेज कर रहे हो? आपका मेन टारगेट है कैपिटल को बचाना। सारा इंटेंशन तो कैपिटल बचाने और बढ़ाने पे ही होता है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, देखो एक बात कहती हूँ, वो सारा फोकस यहाँ डालते हैं। हमारा सारा फोकस टारगेट रहता है, विच इज़ गुड, टारगेट आपका रहना चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ मिस करते हैं, अगर आप यहाँ एंट्री नहीं ले रहे हो तो आप मिस कर रहे हो छोटा सा एसएल। यहाँ एंट्री से एसएल बढ़ा, यहाँ एंट्री से और लंबा एसएल हो गया ना, ठीक है। सो जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो इस छोटे एसएल को मिस करना नहीं चाहते। यहाँ एंट्री लेंगे, एसएल जाता है वो तो वैसे भी जाता है। आप किस ट्रेड में या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी ब्रह्मांड की बनी हुई है जिसे आप एसएल लेने से मार्केट को रोक सकते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। एसएल जाता है, जाने दो, उसका प्रोसीजर है। हमारा काम सिंपल होता है, एसएल से बड़ा टारगेट लेना, एंट्री आता है तो एंट्री लेना, यही आप कर सकते हो। आप इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज़ और आती है, आप अगर बिग लॉस कर दिए, बताती हूँ, मान लिया आपका 10,000 का एक एसएल है और किसी दिन बिकॉज ऑफ इमोशन नहीं होता है, आप 30,000 या 40,000 का एसएल बुक करते हो, ठीक है। अब अगले दिन जो आप ट्रेड कर रहे हो ना, ये रिस्क मैनेजमेंट धड़ा का धड़ा रह जाएगा कि 1%, 2% कुछ भी दिमाग में नहीं काम करेगा। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि भाई मार्केट मेरा 30 या 40 लेके गई, अब तो मुझे 50 का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए मार्केट से। सो ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं जब आप एक बिग लॉस, इसीलिए बिग लॉस को कंट्रोल करना रिस्क मैनेजमेंट है। आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती और आप उसी रेशियो में चलते रहते हो, ठीक है। और इस 50,000 को बुक करने के चक्कर में हो सकता है आप अपना जो कैपिटल है उसको 2x या 3x यूज़ करना शुरू कर दो। मतलब जो भी यूज़ कर रहे हो, लेट्स से आप 1 लाख से यूज़ कर रहे हो ट्रेड, तो आप 2 लाख या 3 लाख लगाना शुरू कर दो, विच इज़ वेरी बैड, बिकॉज वो रिस्क और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये सारा रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है। एक कैपिटल को कंटिन्यू चलाना रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है। टाइमली एसएल को बुक करना रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है। हर दिन अपने लॉट को नहीं बढ़ाना, मतलब आज मैंने अगर 5 लॉट से ट्रेड किया तो कल 10 कर दिया, परसों 15 कर दिया, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ाते जा रहे हैं, ये सब रिस्क मैनेजमेंट फेल है। इसके आगे एक सही ट्रेडर 6 महीना कम से कम अपना कैपिटल हिलाएगा नहीं, चुप करके चलाता रहता है, तो ही उसका रिस्क मैनेज होता है। लेकिन बात सारी ये आती है कि जो सारी चीज़ें हैं जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोल रहे हैं, ये सारा, जैसे अभी मैंने ट्रेडिंग में बताया ना कि 100% में से 10% होता है सेटअप या मार्केट का एक्सपीरियंस, ये पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट, आपका कैपिटल, आपकी चीज़ें कितना परसेंट आती है? सिर्फ 30%। अभी भी ये 100% कवर नहीं हुआ। 10% बेस्ट से बेस्ट सेटअप, मार्केट का एक्सपीरियंस, मार्केट की नॉलेज, चार्ट की रीडिंग, एवरीथिंग। 30% रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज़ और आती है, मैं बहुत जगह एक बात बोलती हूँ कि मार्केट में ऐसा पैसा यूज़ करो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि फालतू पैसा होता है कि किसके पास फालतू पैसा है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। देखो, कहने का मतलब ये नहीं कि पैसा आपका फालतू है, कहने का मतलब समझो क्या मैं कहना चाह रही हूँ। देखो, अगर मान लिया 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, ये किसी से बोरो किया हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आप इससे पैसा नहीं बना पाओगे। दूसरा, मान लो कोई 20,000 से ट्रेड कर रहा है, अब वो सोच रहा है कि हो सकता है ये 20,000 उसका रेंट उसको देना हो कहीं पे, हाईटेक सिटी में रह रहा हो तो 20,000 का रेंट नॉर्मल है हाईटेक सिटी में,
सो ये 20,000 का रेंट अगर उसको देना हो, उसको कहीं ना कहीं से समझ आता है कि यार ट्रेडिंग में तो एक दिन का डबल कर सकते हैं, तो उसको लगता है क्यों ना मैं इस रेंट को मार्केट में लगाऊं और मार्केट में इसको डबल कर लूं और रेंट दे दूं और मेरे पास 20,000 आ जाएगा। ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। ये मोस्ट नेसेसरी मनी होती है जिसको आपको देना ही देना है, तो आप इसको डिले नहीं कर सकते। सो देखा जाए तो ऐसे पैसे से दिमाग में हमेशा टेंशन रहती है, आप रिलैक्स रह के ट्रेड नहीं कर पाओगे, और रिस्क क्या, आप उस सिंगल ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे। ये सब रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है कि आप कैपिटल को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपके पास क्या ऐसा पैसा है। देखो अब इसमें कौन सा पैसा चाहिए जो आपको यहाँ पे पैसा बना के दे। ये जो रिस्क मैनेजमेंट का 30% है, इसमें देखो कुछ चीज़ें समझो यहाँ पे, ये रिस्क मैनेज कैसे होता है। मान लिया आपके पास 1 लाख है, पहले तो आप 1 से 1 लाख में ट्रेड मत करो, आप प्रेशर में आ जाओगे। अगर 10% भी लूज़ करोगे, एक दिन का 10,000 गवा दोगे। जानते हो ट्रेडिंग में कैपिटल कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आप कितना गवाना अफोर्ड कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप गंवाने का सोचो, लेकिन एसएल तो जाता है ना, तो कितना एसएल जाएगा जो आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट नहीं करेगा, वो पैसा आपको ट्रेडिंग में लगाना चाहिए। जैसे अगर 1 लाख है, अगर मान लिया 10 या 15,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो हो सकता है 10% के हिसाब से 1,500 का लॉस आप अफोर्ड कर पाओ, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप मैनेज कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप मैनेज नहीं कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा लगाओ। और एक बार में जानते हो, अगर किसी के पास 10 लाख है तो वो 1 लाख से ट्रेड करे चल जाता है, लेकिन 1 लाख है वो भी 1 लाख से ट्रेड करे नहीं चल पाएगा। 10,000 लॉस हुआ तो आपके पास 90,000 है। हो सकता है आप अगले ट्रेड में प्रॉफिट भी होगा, तो अब सेम कैपिटल से हर बार ट्रेड करोगे तभी ना रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज हो पाएगा। अगर कैपिटल धीरे धीरे घटता जाएगा तो कैसे मैनेज होगा, तो वो भी चीज़ें काम नहीं करती है। आगे समझो। अब इसके लिए एक चीज़ और समझो। लेट से आपके पास मान लिया 1 लाख की आपकी कहीं सैलरी है या 50,000 की सैलरी है, और आप बाकी खर्चे जो है वो 35,000 में मैनेज कर पा रहे हो, जिसमें आपकी ग्रॉसरी है, आपका रेंट है, हर एक चीज़ आप मैनेज वहाँ पे। सो इसमें आपके पास 15,000 ऐसा बच रहा है जो ना रेंट है ना ग्रॉसरी है, कुछ भी नहीं है। सो या ईएमआई वगैरह नहीं है, तो ये बाकी 15,000 जो ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो छोटा अमाउंट लगाने का ट्राई करो। ट्रेडिंग में देख रहे हो ना, सेटअप सिर्फ 10% है, 30% पैसा है, रिस्क मैनेजमेंट है। सो सिर्फ सेटअप से काम नहीं चलता है, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, और उसके लिए पैसे को हैंडल करने आना ज़रूरी है कि आप कितने से ट्रेड कर रहे हो और कैसे उसको मैनेज करके चल रहे हो। समझ गए? सो दैट्स द थिंग। फिर भी अभी देख रहे हो 30 और 10 40% कवर हुआ ना, बाकी 60% क्या है? बाकी 60% क्या होता है? बाकी 60% सारा आता है माइंड सेट। एक ट्रेडर क्या सोच रहा है, कैसे अपने ट्रेड को हैंडल कर रहा है, मार्केट साइकोलॉजी कैसे वो हैंडल कर पा रहे, जिस पे मल्टीपल वीडियोस हम लोग पहले भी बना चुके हैं कि मार्केट साइकोलॉजी, माइंडसेट, यानी ऐसा भी समझ सकते हो इसको, मार्केट साइकोलॉजी भी आप समझ सकते हो। ये होता है 60%, मतलब 100%, 10% सेटअप, 30% रिस्क मैनेजमेंट, बाकी 60% होता है माइंडसेट। ठीक है। और सबसे ज़्यादा माइंडसेट ख़राब होता है जब हम कंटिन्यू लॉसेस कर लेते हैं बीच में, जो कि हर ट्रेडर के शुरुआत में होता है। तो ये आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला के रख देता है, ठीक है, और आपके माइंडसेट को ख़राब कर देता है। और इसकी वजह से क्या होगा, आप परफेक्ट एंट्री नहीं लोगे, ठीक है, आप इमोशन को ट्रेड करने लगते हो। आप मान लिया इधर एंट्री सही ले भी लिए, लेकिन टारगेट आपका यहाँ बीच में निकल जाओगे। ये सारा माइंडसेट जो होता है ना, कि एसएल को टाइमली बुक करना, जैसे एसएल पे आया तो उसको आगे नहीं होल्ड करना, माइंडसेट है। टारगेट अगर डिसाइड किया है तो टारगेट तक रुकना माइंडसेट होता है। एवरीथिंग पता है, सब तो माइंडसेट ही होता है। अगर मैं यहाँ उसको डिटेल में कवर करने चली जाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बिकॉज इस टॉपिक को मैंने काफ़ी डिटेल में मल्टीपल वीडियोस में कवर किया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं, जिसमें मार्केट साइकोलॉजी, आप इमोशन के साथ कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करते हो, एवरीथिंग वहाँ पे कवर किया गया है। शॉर्ट फॉर्म में इतना ही कहूँगी कि जो आप लाइव मार्केट में डिसीजन लेते हो, आपका सेटअप है, ठीक है, आपका रिस्क, चलो मान लिया कैपिटल भी मैनेज है, बट सही डिसीजन, समय पे डिसीजन, समय पे डिसीजन, इसको ऐसे कह सकते हैं। लेट्स से
मतलब इसी को ऐसे ही समझ लो कि एंट्री यहाँ है और टारगेट यहाँ है और डिसीजन यहाँ आके लिया जा रहा है, तो कोई लॉजिक बनता है क्या इसका? यहाँ लिया जाए तो लॉजिक बनता है ना। सो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मार्केट हमारा ख़त्म कर देती है, इसको हम खुद ही बढ़ाएंगे भाई, कोई और नहीं बढ़ाता। या किसी ने सीखा है या बाकी ट्रेडर कैसे कर रहे हैं उनसे सीख के आप वैसा कर सकते हो। सो द मेन थिंग इज माइंड सेट, आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है लाइव मार्केट में। क्या लाइव मार्केट में सब कुछ सीख के आप लाइव मार्केट में भूल जाते हो? क्या लाइव मार्केट में मार्केट को देख के आप एक्ट करने लगते हो? क्या लाइव मार्केट में आपका कहीं ना कहीं आपको पता है मार्केट में कुछ हो नहीं रहा, बट फिर भी आप मल्टीपल एंट्रीज ले रहे हो? इन सब में ना सेटअप यूज़ होता है ना रिस्क मैनेज, ये सारा फेल हो जाता है अगर माइंडसेट ठीक ना हो। अगर आप इमोशन में आके ट्रेड लगातार लिए जा रहे हो, उसमें कौन सा सेटअप, कौन सा रिस्क मैनेजमेंट काम आएगा? 10,000 के एसएल को बढ़ा के 30,000 लेके जाएंगे, कौन सा सेटअप आपको रिकवर करके देगा ये पैसा? इज इट पॉसिबल? पूरी तरीके से सच कहूँ तो पॉसिबल होता नहीं है। कारण यही होता है कि सब लोग यही, ये जो डिसीजन मेकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, इसको लूज कर देते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में मार्केट साइकोलॉजी भी कह सकते हो, जिस मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मान लिया भीड़ कॉल की साइड है और मुझे पता है भाई 2-3 साल में कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ एसएल हंटिंग होती है, फिर भी मैं इस भीड़ के साथ अपने लालच के चक्कर में मैंने भी कॉल बना लिया। मार्केट यहाँ से गिरेगी गिरेगी कंफर्म गिरेगी, ये उसका बिहेवियर है, इधर एसएल है वो इधर आएगी। क्या मुझे 2-3 साल में ये चीज़ें नहीं पता चली? पता चली, बट फिर भी मैं इस भीड़ के साथ भाग रही हूँ। माइंडसेट है। इसको कौन सा सेटअप ठीक करेगा? इसको कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक करेगी? मार्केट कैसे ट्रैप करती है, ठीक है? मार्केट आपके माइंडसेट को बदल के आप ही के चीज़ों को वापस फॉलो करेगी। एक दिन जिस स्ट्रैटेजी ने आपका एसएल लिया, अगले दिन वही स्ट्रैटेजी आपका टारगेट देगी। हर एक चीज़ माइंडसेट है, लेकिन अगर आपने स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दी तो फिर आप टारगेट तक कैसे पहुंचोगे? माइंडसेट मार्केट का 60% है। जो अपने माइंडसेट को इग्नोर करके चलता है, ठीक है, जो मार्केट को इस पहलू को, क्योंकि जानते हो ज़्यादातर लोग सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागते हैं, बढ़िया से बढ़िया सेटअप मिल जाए, ठीक है, ये बहुत बड़ा कैपिटल आ जाए, नहीं मैनेज कर पाओगे, नहीं मैनेज कर पाओगे, ज़ीरो कर दोगे। मैंने कहा ना ये, अब बताओ यहाँ के कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपने एंट्री मिस कर दी और टारगेट तक मार्केट चला गया और आपको गुस्सा आया मार्केट पे, या आप इधर निकल गए, आपको गुस्सा आया, फिर अब आप ज़बरदस्ती का ट्रेड इधर ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रहा, पर ढूंढ रहे हो, और लेके क्या किया, इस प्रॉफिट को भी गवा दिया, जो हाथ में आया हुआ तो उसको भी गवा दिया, हो सकता है लॉसेज में चले गए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सुबह हम प्रॉफिट बना लेते हैं और शाम को माइनस में क्लोज करते हैं। ये माइंडसेट नहीं है तो क्या है? क्या स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम थी तो सुबह आपका पैसा कैसे बना है? माइंडसेट एक इतना बड़ा टॉपिक है जिस पे हमने ऑलरेडी बहुत कवर किया, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हो, मैं वापस इसको बहुत लंबा नहीं करूँगी, पर इतना समझ लो कि वो 60% एरिया है।